अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, जो हमने कल पढ़ा था, कल का टॉपिक था हमारे पास रेशोज। ठीक है, कल हमने रेशोज पढ़ी थी और उन रेशोज को हम आगे लेके चलते हैं। रेशोज के मुताबिक उसको क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, अब उसमें ना जो कल रेशोज पढ़ी थी उनको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने कल के टाइम कल रेशोज पढ़ी थी। ठीक है, अब उसमें देखें जो रेशोज हमने कल पढ़ी थी उनमें ना हमारे पास रिवाइज करते हैं उनको। अब उसमें हमने पढ़ी थी, एक तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पढ़ी थी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमारे पास जो रेशोज थी, हमारे पास कौन कौन सी रेशोज हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी जीपी मार्जिन रेशो, सेकंड हमने पढ़ी थी जीपी मार्कअप रेशो। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी हमारे पास एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो। फिर हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो पढ़ी थी जी, जिसे हम सिंपल प्रॉफिट मार्जिन रेशो कहते हैं। और फिर हमने पढ़ी थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने रेशोज कल पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने लिक्विडिटी रेशोज पढ़ी थी। ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशोज थी वो हमने पढ़ी थी नंबर 1 हमने पढ़ी थी करंट रेशो, नंबर 2 हमने पढ़ी थी क्विक रेशो, नंबर 3 पढ़ी थी हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, नंबर 4 हमने पढ़ी थी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, और फिफ्थ हमने पढ़ी थी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, ये रेशोज हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये जो रेशोज थी हमारे पास, इनमें कोई आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो पूछ लें। ठीक है, ताकि मैं फर्दर प्रोसीड करूं, आगे जो रेशोज हैं फिर वो रेशोज करें। 5 वाली कौन सी, ट्रेड पेबल्स रेशो, मुस्कान। अच्छा, अब्बास साहब का मैंने पढ़ लिया, कुछ मैसेज मैं करता हूँ, वो करवाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास 5 में ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में पांचवी रेशो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मुस्कान। और जो हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज हैं उसमें ट्रेड पेबल्स रेशो है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी वाली, अच्छा देखें प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न का मतलब होता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिटर्न मींस आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कि यानी कि आपका इन अदर वर्ड्स रिटर्न प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है
उसको आपने डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल सिंपल वर्ड कैपिटल लिखा हो तो उसका मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट ऑनर की है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में ऑनर्स का पैसा है, प्लस जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो दोनों ही शामिल हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये रेशो आपको ये शो करती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगी हुई है ऑनर्स की है, चाहे आपने लॉन्ग टर्म लेके बिजनेस में लगाई है, उस पे कितना रिटर्न जनरेट करता है बिजनेस, ठीक है। अब ये रेशो जितनी हाई होगी उतनी ही ये रेशो जो होगी वो प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अब जितनी ये रेशो हाई होगी, सब अब क्लियर है आवाज? ये जितनी रेशो हाई होगी उतनी ही रेशो बिजनेस के लिए बेटर है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई और रेशो? इसमें देखें, ये हमारी रेशोज थी जो हमने कल तक कर ली थी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास है, जो अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये रेशोज फर्दर क्लियर हो जाएं। कल एग्जांपल्स तो हमने काफ़ी की थी, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के साथ आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें देखें, उसने एक बिजनेस दिया हुआ है, ये आपके पास ना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी जो ये चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 22.3। अब उसने कहा है कि जॉन ब्राउन इज रनिंग अ बिजनेस विच मैन्युफैक्चर्स नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, which are then sold to a local industrial unit. The abridged accounts for 2001 2002 are given below. आपको 2001 और 2 के अकाउंट्स गिवन है। ये ये 2002 है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको गिवन है सेकंड नंबर पर, आपको गिवन है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 2001 एंड 2002, ठीक हो गया। उसने कहा है कि आपके पास ना आपने कैलकुलेशंस करनी है, कहता है यूज द to compare the financial performance. Number one ratio है वो is saying that you are required to calculate GP ratio. GP ratio सिंपल गिवन है तो इसका मतलब है GP मार्जिन है, इसका मतलब होता है GP मार्जिन। जब आप GP मार्जिन कैलकुलेट करेंगे आपके पास ईयर है 2001 एंड 2002, ठीक है। इसमें जब आप रेशोज कैलकुलेट करेंगे दोनों साल की, नंबर वन रेशो इज जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन के लिए आपने जब भी लिखना है, रेशो कैलकुलेट करनी है, आपने फार्मूला लाजमी लिखना है ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए, क्योंकि पेपर में थोड़ी जब एग्जाम प्रेशर होता है, अगर आपने फार्मूलाज लिख के याद नहीं किए हुए, बार बार नहीं लिखे हुए, तो वो फिर भूल जाते हैं। फिर आप अगर एक चीज पे सोचना ज्यादा टाइम लगाएंगे सोचते हुए और अगर आपको वो याद ना आई तो फिर आपने जो अगला क्वेश्चन करना है वो उसके भी चांसेस होते हैं कि वो आपने गलती करना है। तो इसलिए क्या करें, हमेशा फॉर्मूला लिखें जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखें, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो ये गिवन है क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट है 520,000 फॉर 2001, ठीक है,
520 डिवाइडेड बाय, ये सारे फिगर्स ना थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किए हुए हैं, ठीक हो। उसके बाद आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो है आपके पास 1920 का, उससे आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो फॉर 2002। 2002 का जीपी देखें, आपको जो अमाउंट में है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज होकर $650 पे चला गया, और सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होके 1920 से इंक्रीज होके 2180 पे चली गई है, ठीक है। तो ये आपके पास 2180 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेट करें कि जीपी मार्जिन रेशो कितनी आ रही है। कैलकुलेशन करें साथ साथ। आपकी जो जीपी मार्जिन रेशो आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 27.08% फॉर 2001 एंड 29% ऑफ 2002, 29.82। अच्छा देखें, जब जीपी मार्जिन रेशो इंक्रीज होती है एक साल से दूसरे साल, तो ये शो करती है बेटर परफॉर्मेंस। ये किस चीज़ को शो करती है, बेटर परफॉर्मेंस को। जो पहला इंडिकेटर हमने यूज किया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, वो ये शो कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपैरेटिवली पिछले साल से वो 27% से बढ़ के तकरीबन वो 30% पे चला गया। ठीक हो गया। तो इसमें जो इंक्रीज है ना वो कितने परसेंट हो गया है, तकरीबन 3% के करीब उसका इंक्रीज है, ठीक है। ये इंक्रीज क्यों आया, क्या रीजन हो सकती है, उसकी रीजन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो या तो कम हुई है, ठीक है। रीजन क्या हो सकती है, ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, ठीक है। रीजन क्या हो सकती है, रीजन ये हो सकती है आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की कि आपके पास या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हुई है, डाउनवर्ड एरो लगाया ताकि उसको रिड्यूस को शो करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। या आपके पास जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट वो इंक्रीज हो गई है, ये भी रीजन हो सकती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि दोनों इंक्रीज हुई हैं लेकिन जो सेल्स प्राइस है वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, पर यूनिट में। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट रेशियो, देखें नेक्स्ट रेशियो में हमारे पास क्या, उसने कहा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालें। नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने निकालना है। नेट प्रॉफिट देखें हमारे पास है ये गिवन इनकम स्टेटमेंट में 320 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 390 फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है क्या। फॉर्मूला इसका क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का या प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आपके पास इसे किससे डिवाइड करेंगे, सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे कहते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक हो गया। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। आपके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है ये जो हमारे पास 2001 का है वो 320 डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, वो ऊपर वाला ही हमारे पास सेल्स रेवेन्यू रहेगा 1920 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह फॉर द सेकेंड ईयर यू विल कैलकुलेट। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आपके पास 2002 में 390 का आपके पास प्रॉफिट आया, सेल्स थी 21 एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें जो प्रॉफिट है वो भी आपका 2001 से 2002 तक इंक्रीज हुआ है, कितने डॉलर्स इंक्रीज हुआ है, वो $70 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना $70,000। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन हम मेजर करते हैं कि एवरेज परसेंटेज में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आया। परसेंटेज में देखें हमारे पास है
17.67% हमारे पास आता है 2001 का प्रॉफिट मार्जिन था, और 2002 में वो इंक्रीज होके 17.89% पे चला गया। अब ये क्या शो कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है या डिटीरियोरेट हुई है? इट मींस परफॉर्मेंस एज इम्प्रूव्ड। परफॉर्मेंस क्या होगी? ये भी इम्प्रूव होगी, रेशो भी इम्प्रूव होगी आपकी। ये अच्छी इंडिकेटर है। जब ये रेशो इंक्रीज होती है तो ये शो करती है कि परफॉर्मेंस बेटर है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें ना कि आपके पास ये रेशो 16 पॉइंट इधर आ गई है, तो इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है कि आपकी या तो सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गई है, या आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस टू सेल्स वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कि आपके एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली पिछले साल से कम है। ठीक है, वो परसेंटेज, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो वो आपकी कम हो गई है। ये भी रीजन हो सकती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके वो भी रिड्यूस हो गए। ये तीनों रीजंस हो सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपके पास जो रेशो है ना नेक्स्ट, जब आपके पास जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है ना, तो जब आपको वो ये नहीं कहता ना कि आपने मार्कअप की बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है मुस्कान, तो फिर हम उसको मार्जिन की बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपका आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये थर्ड रेशो है। इसका फार्मूला क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें कि हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो नेट प्रॉफिट ही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो हमने यहाँ अज्यूम किया हुआ यूज कर रहे हैं, वो कितना है हमारे पास? 320 का। ठीक है, और दूसरी जो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या कहा था कि हमने क्या करना है? नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों चीजें कंसीडर करनी है। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना, ये हमारे पास इक्विटी है, ये हमारा कैपिटल ही होता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास? कैपिटल। कैपिटल हमारे पास है 940,000 का। कितने का कैपिटल है? 940 का। प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसका मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज 0 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 34.04%। ठीक हो गया। इसी तरह जब आपने सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो उसका प्रॉफिट देखें कितना है। उसका प्रॉफिट है हमारे पास, जो ऊपर भी हमने यूज किया ऊपर वाले फॉर्मूला में, 390 डिवाइडेड बाय जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। सेकेंड ईयर में देखें कि आपके पास ना 1120 का आपके पास कैपिटल है, और लोन आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी कोई नहीं है सेकेंड ईयर में भी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना आया है? 34 पॉइंट आपके पास आ रहा है 82% आता है। अब देखें, स्लाइट इंक्रीज आया, थोड़ा सा इंक्रीज आया, उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन देखें, एक रीजन ये होती है कि या तो न्यूमरेटर आपका इंक्रीज हो जाए या डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाए। न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो तो इंक्रीज हो गया है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल जो आया था उसी उसी तरह से आपने जो प्रॉफिट भी जनरेट किए हैं वो भी आपके आ गए। अब आपके पास ड्राइंग्स कम हो रही हैं,
अब यहाँ देखें ना ये वाले, ठीक है। अब आपके ये जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बेस में, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी एक रीजन ये है कि यहाँ पर आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो कंपैरेटिवली पिछले साल से कम है। पिछले साल आपके पास कैपिटल भी कम था और आपने ड्राइंग्स भी जो लोगों ने निकलवाई थी ऑनर्स ने वो 280,000 की थी, जबकि इस साल ड्राइंग्स रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ गया है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज्यादा है तो उधर से प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहे हैं। प्रॉफिट ज्यादा आने की रीजन क्या है कि आपके पास जो सेल्स प्राइस होगी वो कंपैरेटिवली आपकी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गए। नेट प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से एक आपकी रेशियो इंप्रूव होगी, दूसरा जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था वो प्रोपोर्शनेटली कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये रीजन है हमारे पास ना इसमें भी इंक्रीज की। तो ये जो रेशो है ये भी शो कर रही है, ये रेशो भी इम्प्रूव हुई है। ये जितनी रेशोज है ना प्रॉफिटेबिलिटी वाली, ये जब भी इंक्रीज होती हैं इनको कहते हैं ये इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि आप ना फिक्स्ड एसेट का टर्नओवर फाइंड आउट करें। टर्नओवर यहाँ पर ना आपने ये रेशियो जो है ना इसको भी हम टर्नओवर रेशियोज में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो हमने आगे रेशियोज पढ़ी हैं उसमें। अब इसमें क्या आता है, जो फिक्स एसेट जो होते हैं उनका टर्नओवर, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास में जो फिक्स एसेट्स आपने बिजनेस में लगाए हैं उससे आपने सेल कितनी जनरेट की है। ये जो टर्नओवर का मतलब है कि सेल्स कितनी जनरेट की है, जनरेटेड बाय यूजिंग नॉन करंट एसेट्स, कि आपने नॉन करंट एसेट्स को यूज करके कितने सेल किए, एसेट्स पे कितने टाइम्स ज्यादा सेल किए। होता ही है कि आप जब बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं तो आप ये तो देखते हैं ना कि आपने कितने टाइम्स उस पर प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि जो आप पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म, जो आपने एसेट्स लगाए हुए बिजनेस में, उसका कितना टाइम्स आप उसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसके लिए जो फोर्थ रेशियो है वो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर, ठीक है, रेशो। अब ये जो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो होती है ना, ये हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेल्स होती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे पास नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी नेट बुक वैल्यू से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो सेल्स है ना, ये आपने नेट सेल्स लेनी है इसमें से, क्योंकि रिटर्न्स माइनस हो जाती हैं तो रिटर्न्स तो फिर सेल ना हुई ना, तो फिर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा देखें, जो पहला है हमारे पास उसमें 2000 ईयर 2000, उसमें जो हमारी सेल्स हुई हैं वो नेट उसने दी हुई है हमारे पास 1920, उसमें रिटर्न्स कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो नेट ही है, 1920 सेल्स हैं। और आपने जो एसेट लगाए हुए हैं ना फिक्स एसेट्स, वो देखें वो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो ये नॉन करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है, सबसे पहले। और इनकी टोटल वैल्यू जो गिवन है 2001 में वो है 720,000 की, ठीक हो गया। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 720, तो ये जो रेशो आएगी ये आती है टाइम्स में, ठीक है। ये रेशो आती है 2, जब आप डिवाइड करेंगे ये रेशो आती है 2.67 टाइम्स। अगर हम मैं इसको ना ये रेशो ऐसे डाल दूं 1, क्योंकि अब देखें ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी डॉलर अमाउंट है, यहाँ पर भी डॉलर अमाउंट है, इसका मतलब है यहाँ पर भी डॉलर का साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर $1 का आपने फिक्स एसेट बिजनेस में लगाया है ना, तो उससे आपने $2.67 की सेल्स रेवेन्यू जनरेट की है, ठीक हो गया। ये रेशो जितनी हाई होती है उतनी ही बिजनेस के लिए अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकेंड ईयर में अगर गए तो सेकेंड ईयर में देखें कि आपके पास जो नेट एसेट्स हैं वो कितने
सेल्स रेवेन्यू कितने, सेल्स रेवेन्यू सेकंड ईयर के जो हमारे पास आते हैं वो 2180 के हैं, 2180 डिवाइडेड बाय, और सेकंड ईयर के आपके नेट एसेट्स कितने हैं 895। जब आपने रेशो निकाली तो ये रेशो कितनी निकली, ये आपके 2.44 टाइम्स निकली। अच्छा, आप देखें स्लाइटली ये जो रेशो है ये कम हुई है, आपकी 2.67 से कम होके 2.44 पे आ गई है, थोड़ा सा चेंज हुआ। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर 2001 में $1 अगर आप एसेट $1 का नॉन करंट एसेट लगाया बिजनेस में, तो उससे आपने $2.67 जनरेट किए रेवेन्यू। लेकिन वही 2002 में $1 लगा के आपने $2.44 जनरेट किए। अब ये इसकी रीज़न क्या हो सकती है, रीज़न ये हो सकती है कि पहली चीज़ है कि या तो आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है, पहली रीज़न ये है कि आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं बेस में पड़े हुए हैं वो इंक्रीज हो गए, तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। देखें हमारे पास जो प्रेमिसेस हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बैलेंस शीट में उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो मशीनरी है वो आप देखें वो $195 जो है वो इंक्रीज हो गए उसमें। उसके बाद आपके पास जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं उसमें 20 का डिक्रीज आ गया। अल्टीमेटली आपके एसेट जो इंक्रीज हुए हैं वो कितने के हुए हैं, $175,000 के आपके नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हुए। एक तो रीजन ये है ये रेशो कम होने की, ठीक है, रिड्यूस हुई है कि आपने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी है। अच्छा, उसके बाद देखें जो नेक्स्ट रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर, फिफ्थ रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अब उसने टाइम्स लिखा हुआ है आगे कि आपने टाइम्स में निकालना है। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो टाइम्स में निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। वो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज तब करेंगे जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसी को आप एज एन ओपनिंग स्टॉक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में जाके देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारे पास कितनी आ रही है 1400 की। कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास 2001 में 1400 की, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, जो एवरेज इन्वेंट्री है ना वो देखें हमारे पास कितनी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हमें चाहिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है, ये देखें आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना उसमें उसने कहा इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स ऑन 1 अगस्त 2000 वाज 180,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक हो गया। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपके पास, वो 30 सितंबर की जो डेट शीट होगी वहां से मिल जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास ये रिसीवेबल्स के करंट एसेट्स के अंदर की बने 200, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 180 की, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 200 की, इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। तो आपके पास ये टाइम्स में रेशो निकल आएगी। निकालने कितनी रेशो आती है अगर आप इसे टाइम्स में निकालते हैं तो ये आती है 7.37 टाइम्स, 7 टाइम्स इसे कर लें। इसका मतलब ये है कि आप जो इन्वेंट्री है एवरेज ऑन एन एवरेज वो 2001 में 7 दफ़ा उसको कैश में कन्वर्ट कर देते या सेल कर देते थे, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन 2002। इन्वेंट्री टर्नओवर 2002 में अगर आप कॉस्ट देखें ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट में, तो वो है 1530 की, कितनी है
1530 की एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ देखें कैसे निकालेंगे। जो 2001 में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो 2002 में एज एन ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी होगी 200। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 2001 की दैट वुड बी द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2002। और यहाँ पर 2002 की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉरी गिवन है, वो है 250 की। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास रेशो निकल आएगी। ठीक हो गया। अब जो रेशो निकली है वो आपकी निकली है 6.8 टाइम्स। रेशो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, ये क्या शो करती है आपकी ना, कि आप एक चीज 7 टाइम्स सेल कर रहे थे, वो रिड्यूस 7.3 टाइम्स 7 टाइम्स सेल कर रहे थे, वो रिड्यूस हो गई है, वो रिड्यूस होके 8 पे आ गई। रीजन क्या हो सकती है इसकी? रीजन ये हो सकती है कि आपकी या तो ये आपकी रेशो क्या हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या हो सकती है कि आप कम दफा इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी हायर सेल प्राइसेस हैं। जब आप सेल्स प्राइस इंक्रीज कर देते हैं पर यूनिट, तो आपका कस्टमर जो है वो आपके पास नहीं आता। ठीक है, लोअर डिस्काउंट्स, आप डिस्काउंट कम दे रहे हैं। ठीक है, नो क्लियरेंस सेल, ये भी हो सकता है कि आपने को सेल नहीं की, क्लियर नहीं किया, क्लियरेंस सेल, ये भी हो सकती है वजह। ठीक है, जिसकी वजह से ये रेशो जो है वो कम। इन्वेंट्री आपके पास लोग क्यों कस्टमर आते हैं वो डिस्काउंट देखते नहीं लगा हुआ, कंपैरेटिवली आपके जो कंपेटिटर है उन्होंने डिस्काउंट लगाया, वो उधर से ले लेंगे, आपके पास इन्वेंट्री बचेगी। तो इन्वेंट्री ज्यादा, फिर टर्नओवर कम होता है, सेल कम टाइम्स होती है। ठीक हो गया। उसके बाद रेशो आती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, इसी को अगर ना डेज में अगर कैलकुलेट करने, पहले तो ये कर लेना, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में कैलकुलेट करना पड़े तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, आपने ये जो कैलकुलेशंस की हुई है ना ऊपर, ठीक है, इनको आपने रिवर्स करना है। ठीक है, ये जो ऊपर फॉर्मूला है आपने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स, न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले आए और एवरेज सेल्स को ऊपर कर दें। एवरेज सेल्स, ओ सॉरी, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई आपने कितने कितने से करना है, वो आपके पास ना क्वेश्चन में नॉर्मली दिन गिवन होते हैं 365 होते हैं या 360 होते हैं, तो 365 डेज से आप इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अब एवरेज सेल्स आपकी कितनी है 180 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, इसको आपने डिवाइड कर देना कॉस्ट ऑफ सेल से, 1400 से मल्टीप्लाई बाय 365 डेज करेंगे। सिमिलरली आपने दूसरी तरफ भी ऐसे ही डेज में कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 250 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री होगी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1530, मल्टीप्लाई बाय आप इसे करेंगे 365 डेज। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब उसमें ये है कि आपके पास है ये तो इन्वेंट्री के टर्नओवर रेशियोज आ गए। अब आ गया, उसने कहा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। जब उसने कह दिया ना आपको कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किससे होती है, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, आपने ट्रेड रिसीवेबल्स से कैलकुलेशन करनी है, तो आपने फिर कलेक्शन पीरियड के लिए जब आपको कहता है वो 2001 एंड 2002, इसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। एवरेज
कलेक्शन पीरियड, ये है 6 एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब है ट्रेड पेएबल्स रेशो है, आपने फाइंड आउट करनी है। ट्रेड सॉरी रिसीवेबल्स रेशो इन डेज, ये आपने डेज में कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का किससे तल्लुक है, क्रेडिट सेल्स के साथ। तो जब आपने क्रेडिट सेल्स में इनके कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका डेज में कैलकुलेशन के लिए। तो अब आप देखें कि आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको रिसीवेबल्स मिलेंगे आपको पास ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। तो आपके पास रिसीवेबल्स देखें वो कितने 130 के हैं, ये रिसीवेबल्स गिवन है 130 के फॉर 2001। अब इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं इन्वेंट्री की तरह गिवन या क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस या सॉरी क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम एज एन एवरेज वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जब आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो फिर हम उसको ही एवरेज कंसीडर करते हैं। वो कितना हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू 130, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। क्रेडिट सेल्स, जितनी भी सेल्स हमारे पास हैं हम उनको, हमें नहीं बताया कि वो कैश हैं क्रेडिट हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि दे आर ऑल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। ठीक हो गया। तो आपके पास जो 2001 में रेशो निकलेगी वो 2001 के लिए कैलकुलेशन करें कितनी आती है रेशो, 130 डिवाइडेड बाय 1920 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आती है 25 डेज। 2001 में आप रिसीवेबल से कलेक्शन करते थे ऑन एन एवरेज आफ्टर 25 डेज। ठीक है, और जबकि 2002 में क्या हुआ कि आपने सेल्स कैलकुलेशन करना शुरू की, कलेक्शन करना शुरू की, तो आपके पास जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस यहाँ गिवन है 2002 का, ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं बताया, फिर आप इसी को ही एवरेज कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, 166 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, जितनी भी सेल्स आपके पास 2002 में हुई हैं वो सारी की सारी क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसमें नहीं क्लियर कि कैश कितनी है। इसका मतलब है ऑल सेल्स आर डन ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 28 डेज। अब देखें ये रेशो शो कर रही है कि आप पहले कलेक्शन करते थे 20 दिन बाद, अब आप 25 दिन बाद, अब आप कलेक्शन करते हैं जाके 28 डेज बाद, 3 डेज लेट हैं आप पेमेंट कर रहे हैं। ये शो करती है आपकी पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें ना अगर कि ये डिले, ये भी तो हो सकता है कि आपने कस्टमर को डिले दिया तो कस्टमर को ये कहा हो कि जी आप हमें ना थोड़ा टाइम से बाद में पेमेंट कर दें, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड सेल भी हो सकती है, इंक्रीज्ड सेल्स ड्यू टू एक्स्ट्रा पेमेंट टाइम गिवन टू ट्रेड रिसीवेबल्स। और उसमें ये भी हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं कि ये भी हो सकती है कि कलेक्शन टीम इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, इज नॉट वर्किंग efficiently ठीक है, वो क्विकली पैसे रिकवर नहीं करते।
ठीक है, ये रीजन हो सकती है, ये भी एक रीजन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें जो हमारे पास ना ये रेशो हो गई, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट ना, जो उसने रेशो दी है, उसने कहा कि आप करंट रेशो कैलकुलेट करें। करंट रेशो जो होती है ना, वो है हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। पहले इसका फॉर्मूला लिखें, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। अब देखें 2001 में देखें हमारे पास करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पड़े हुए हैं और ये टोटल करंट एसेट्स हैं हमारे पास ना, ठीक है, 370,000 के। कितने हमारे पास करंट एसेट्स हैं? 370,000 के। तो हम जब यहाँ पर करेंगे 2001 के लिए कैलकुलेशन, तो हमारे पास 370,000 के करंट एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी है वो देख लेते हैं। वो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये करंट लायबिलिटीज गिवन है और इनका टोटल गिवन है 150। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है टोटल जो हमारे पास, सॉरी 150, 220। ठीक हो गया। इसमें कितने हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हमारे पास ना, यहाँ पर गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट 150 का हमारे पास है, ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो फर्स्ट ईयर में है वो कितना है, वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ गया 150 के करंट लायबिलिटीज हैं इन 2001 में 150 के। ठीक हो गया। अब ये रेशो निकालें, कितनी रेशो आती है? ये रेशो आती है हमारे पास 2.47:1। अच्छा, ये हमारे पास पहले साल की रेशो है। पहले साल हमारे पास कितने प्रॉफिट्स उसने सॉरी रेशो आई है, करंट रेशो 2.47:1 कि हमारे पास अगर करंट लायबिलिटीज ड्यू हो जाती हैं तो हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो पड़े हुए हैं हमारे पास $2.47 के। ये आइडियल जो रेशो होती है ना, जो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क रेशो होती है करंट रेशो, वो होती है आपकी 2:1। आइडियल रेशो से तो ऊपर है 2001 में। ठीक है, अब देखते हैं कि 2002 में इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। 2002 में ये हमारे कितने हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखें जब हम जाते हैं 2002 में, तो उसमें हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हमारे पास आते हैं 402 के, 420 के, सॉरी। और उसमें हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कितनी है वो देखें, हमारे पास आ रही हैं 420 और करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं 195 की। मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, सॉरी, इसकी रेशो निकलेगी। तो रेशो जो सेकंड ईयर में निकलती है ये आप बनती है 2.15:1। अब इसमें क्या हुआ है कि रेशो जो है वो रिड्यूस हो गई है, करंट रेशो। करंट रेशो रिड्यूस होने के लिए फिर आप रीजन चेक करेंगे। तो रीजन अगर आप देखते हैं तो रीजन आपको क्या नजर आती है? क्या उसमें इन्वेंट्री कम हुई है, कैश कम हो गया है, क्या चीज कम हुई है जिसकी वजह से, या लायबिलिटीज बढ़ गई हैं? पहली चीज है लायबिलिटीज आपकी 150 से 195,000 पे चली गई। आपकी लायबिलिटीज क्या हो गई हैं? जंप कर गई हैं। जब लायबिलिटीज आपकी जंप किया लायबिलिटीज ने ठीक है, तो आपके पास जो एक तो ये एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि देखें
आपके पास यहाँ पर ना जो फर्स्ट ईयर था उसमें आपके पास कहीं पर भी ना बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद नहीं है। ये देखें ऊपर ना, बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में आ गया। एक तो रीजन ये है, 35,000 का ये इंक्रीज आ गया। ठीक है, ऊपर से आपके ट्रेड पेबल्स भी 150 से लेकर 160,000 पे चले गए। दोनों रीजन है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि करंट एसेट्स कम हुए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री देखें तो आपकी इन्वेंट्री 50,000 से कम हो गई है। आपके ट्रेड पे रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था वो जीरो पे चला गया। इसका मतलब है आपने क्या किया है कि 30,000 आपने जो बैंक में बैलेंस था वो भी आपने यूज कर लिया। अब वो यूज कैसे किया वो देखने वाली बात है कि उसमें ये तो हो सकता है कि इन्वेंट्री आपने परचेज कर ली हो, ये भी रीजन हो सकती है क्योंकि इन्वेंट्री आपकी देखिए इंक्रीज हो गई है, वो 50,000 से इंक्रीज हुई है। आपने पैसा हो सकता है बैंक से कैश निकाला, इन्वेंट्री परचेज करके रख ली। ठीक है, उसके बाद आपने बैंक से जाके ओवरड्राफ्ट लेना पड़ गया जब आपको जरूरत पड़ी, एक वो रीजन है। उसके बाद कैश इन हैंड भी आपका रिड्यूस हो गया। तो दोनों रीजंस हैं आपके पास ना, करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, वो रीजन भी है, और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई हैं। ये दोनों रीजन हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट रेशो है वो कौन सी है, वो उसने दी हुई है कि आप लिक्विड रेशो निकालें। ठीक है, जो लिक्विड रेशो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशो में फॉर्मूला ये होता है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें और उसको डिवाइड कर दें आपके पास करंट लायबिलिटीज से। ठीक हो गया, करंट लायबिलिटीज से क्या कर दें, उसको डिवाइड कर दें। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो ऊपर हमने करंट एसेट्स का फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने करंट एसेट 370,000 के लिखे हुए हैं और करंट लायबिलिटीज हैं 150,000 की। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक देखें कितना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ना 2001 का, 2001 का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास ना 200,000 का, वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग जो आएगी ना वो आपके पास कितनी कैलकुलेशन करें, हमारे पास कितना आ जाता है 170 रिमेनिंग आ जाता है। और हम जब उसकी रेशो निकालते हैं तो वो रेशो हमारे पास कितनी बनती है, वो रेशो हमारे पास बनती कैलकुलेशन करें क्या रेशो बन रही है। वो रेशो बनती है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.13 रेशो 1। इसका मतलब है कि जो आइडियल रेशो है ना, आइडियल रेशो होती है हमारे पास, इसके लिए वो होती है आइडियल रेशो, वो होती है 1:1। ये उससे तो बेटर है आइडियल रेशो से 2001 में। 2002 में देखते हैं कि इम्प्रूव हुई है या रिड्यूस हुई है। हमारे पास करंट एसेट्स है 2002 में 420 के डिवाइडेड बाय 195, ये तो हमारे पास करंट रेशो है। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 250 का। जब हमने ये रेशो कैलकुलेट की तो ये रेशो कितनी हमारे पास निकलती है, ये रेशो निकलती है 0.87:1। इसका मतलब यह है कि ये आइडियल रेशो से, आइडियल जो रेशो है उससे भी कम है और पिछले साल से भी रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस होने की रीजंस क्या है, उसकी रीजन एक तो ये है कि आपने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रख ली है, आपने 50,000 का इंक्रीज कर लिया है। अब इन्वेंट्री ज्यादा रखने की रीजन ये भी हो सकती है कि एक्सपेक्टेशंस है कि अगले साल सेल्स बहुत ज्यादा होंगी, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। आप एज अ मैनेजर सोचेंगे तो आप यही कहेंगे कि यार जो सेल्स डिमांड है वो बढ़ रही है तो उसके बढ़ने की वजह से मैं इन्वेंट्री ज्यादा रख लूं। लेकिन उसमें बाकी फैक्टर्स भी तो आप कंसीडर करते हैं कि हो सकता है कि आपने प्राइस रिड्यूस की हो, प्रमोशंस लगाई हो, डिस्काउंट्स ऑफर किए हो, इस वजह से आपकी सेल लास्ट ईयर बढ़ गई है। या ये भी हो सकता है कि आपका कंपेटिटर जो था वो छोड़ के इंडस्ट्री चला गया,
आपको लोन मिला, कस्टमर आपके पास आ गया, ठीक है, हो सकता है अगली दफा ना हो, तो आपने बहुत ज्यादा पैसा जो किया हुआ है ना, वो कैश उठा के इंजेक्ट कर दिया इन्वेंट्री में, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाना पड़ रहा है, ठीक हो गया। और बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा रहे हैं तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो वीक हो रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली पिछले साल से वीक हो गई है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन नंबर है ये मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर बाद ना, क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर आपका 20.4 जो है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। इसकी रेशोज, सारी रेशोज वही है जो हमने ऊपर की हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें से एक यही वाला करना है। उसके बाद आ जाए जो हमारे पास ना रेशोज हैं, कुछ रेशोज हैं हमारे पास ना, गियरिंग रेशो है और इन्वेस्टर्स रेशो है। देखें, गाड़ी में गियर लगे होते हैं, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जब भी आप गियर बड़ा करते हैं गाड़ी और स्मूथली और स्पीड से चलती है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ गियर होते हैं, और उन गियर का मतलब होता है डेट इंजेक्ट हुआ हुआ बिजनेस में। क्या चीज इंजेक्ट हुई है बिजनेस में? डेट, ठीक हो गया। बिजनेस में कैपिटल तो लगा ही लगा होता है बिजनेस में, वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो लगता ही है, लेकिन डेट के अलावा जो एडिशनल चीज लगी होती है वो लगा होता है कैपिटल, वो डेट लगा होता है। डेट को बेसिकली हम कहते हैं कि गियर है बिजनेस में, कितना ज्यादा गियरिंग है, कि डेट रेशो कितनी ज्यादा है बिजनेस में। अब इसमें ना पहली जो ये सेकंड टाइम ये सेकंड रेशो है ना, ये होती है डेट गियरिंग रेशो। इसे हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो भी कहते हैं, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशो में आप क्या करते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, कि आपके पास शेयर होल्डर्स का या ऑनर का कितना पैसा लगा हुआ है। एक तो ये रेशो हो सकती है। उसके बाद आपके पास ना ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेट आपका कितना है डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ये रेशो भी इस तरह भी कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। दोनों रेशोज हैं, एग्जामिनर आपको बता देगा कौन सी करनी है। जैसे यहाँ पर ना जो गेयरिंग रेशो लगी हुई है ना, वो क्या है, ये पहले है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। अब फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या होता है ये देखें, बिजनेस में क्या फिक्स कॉस्ट कौन सा कैपिटल होता है। फिक्स कॉस्ट में कैपिटल में आता है, एक तो डेट आता है जिस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, प्लस इसमें प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, क्योंकि उन पे भी आप फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। ये आपका होता है फिक्स कॉस्ट डेट। डिवाइड आप इसको करते हैं किससे, टोटल कैपिटल से। तो टोटल कैपिटल, जब आप टोटल कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें आपके पास इक्विटी भी आ जाती है और ऊपर वाले दोनों आइटम्स भी आ जाते हैं, डेट भी आता है प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। तो आपके पास जब भी आप उसने कहा कि आपने गेयरिंग रेशो फाइंड आउट करें तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं आप देखें, इसमें चीजें ये भी नीचे भी उसने यही बताया हुआ है यहाँ पर भी, कि आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, वो जो डेट जिसे मैंने कहा है, जैसे बैंक से लोन लिया है वो तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है हमने पढ़ा है वो फिक्स होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। जो डिवाइड करते हैं उसको हम किससे, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, मतलब ये जो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब है कि आपके पास कितना शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड कितना हुआ है, प्लस जनरल रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, रिटर्न अर्निंग्स हैं आपके पास, उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, सारे रिजर्व्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है।
प्लस ये नॉन करंट लाइबिलिटीज और प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऊपर वाले ही हैं जो न्यूमरेटर वाले हैं, इन के परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा देखें, अब जब आपके पास ना ये 50% से ज्यादा हो जाए ना, नॉर्मली क्या होता है, 50% से अबव जो होता है ना, उसका मतलब है हाईली गियर्ड बिजनेस है। हाईली गियर्ड बिजनेस जो होता है ना, उसमें फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी है। जब आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, बैंक से लोन ले लिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, उनको आपने हर सूरत पेमेंट करनी करनी है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि जब आपने उनको फिक्स्ड अमाउंट देनी है, तो आपने हर सूरत जनरेट करने हैं पैसे, ठीक है। रिस्क ये होता है कि आपने प्रॉफिट जनरेट किए, आपने इंटरेस्ट दिया और प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, हो सकता है ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए पैसा ही ना बचे। जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क होता है कि उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। हाँ, अब उसमें ये भी एज होता है कि इंटरेस्ट तो आपके पास हाई होता है, लेकिन उसमें एडवांटेज ये होता है कि जब एक बिजनेस इंटरेस्ट डेट लेता है ना, तो डेट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो डिडक्ट हो जाती है पहले, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है। प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, क्योंकि एक्सपेंस की तौर पर ट्रीट हो रहा होता है। फिर उसके बाद आपके पास टैक्स लगता है, टैक्स की पेमेंट कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, लोअर टैक्स, एक ये एडवांटेज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ जी, ये एक एडवांटेज है कि आपको ना टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं, एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं कि आप जाके ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जाके उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन ना गेयरिंग तो ज्यादा होगी, रिस्क ज्यादा हो जाता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास आते हैं ना, इनकम गेयरिंग, इसके ऊपर ये वाले इनकम गेयरिंग। इनकम गेयरिंग क्या चीज शो करती है, देखें, ये है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये रेशो क्या शो कर रही है, ये बताती है कि आपका इंटरेस्ट कितने परसेंटेज है। इट शोज परसेंटेज ऑफ profits, oh sorry, interest in ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें कितने परसेंट जो है वो इंटरेस्ट है। ये रेशो जितनी हाई होगी, वो रेशो उतनी ही आपके लिए प्रॉफिट्स जो है आगे कम करेगी, आपके लिए वो नुकसानदेह है। ये रेशो कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी, ये इसको हम इनकम गेयरिंग कहते हैं कि इनकम को रिस्क होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना उससे क्या होगा, उससे उतने ही आपके जो आपने इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जितना इंटरेस्ट ज्यादा माइनस करेंगे, उतना ही प्रॉफिट आपके पास कम बाकी रह जाएगा, ठीक है। वो कम डिविडेंड आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट जितना कम होगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा अवेलेबल होगा डिविडेंड देने के लिए, ठीक हो गया। अब देखें इसको ना, आप यहां से जो इनकम स्टेटमेंट है ना, वहां से आप इसको समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट में आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आता है ना, इसके बाद आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने लोन वगैरह लिए। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब यहाँ देखें जो गेयरिंग होती है ना हमारे पास, जो इनकम, ये जो हमारे पास इनकम गेयरिंग होती है, उसमें आप देखते हैं कि आपका ये जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 100 और आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1000। जब आप ये रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी रेशो, इनकम गेयरिंग जो रेशो बनेगी वो कितने बनेगी, 100 डिवाइडेड बाय 1000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कितना बनेगा, 10%। अगर आपने लोन और इंक्रीज कर दिया, ये 200 हो गया और आपके प्रॉफिट उतने ही रहे, ठीक है, और आपकी अब जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास बनेगी 20%। इसका मतलब है आपके पास गेयरिंग इंक्रीज करने से आपके पास इनकम गेयरिंग भी बढ़ गई है, ठीक है। तो आपने ये रेशो है इनकम गेयरिंग की। उसके बाद आपके पास आती हैं रेशोज जो हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जो देखता है वो सबसे पहले देखता है कि मेरे पास ना अर्निंग पर शेयर कितनी है। जो अर्निंग पर शेयर होती है ना, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स देखते हैं। तो आपके जो नेट प्रॉफिट होते हैं उसमें से आप क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड जो होते हैं, जो ये प्रॉफिट होते हैं अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स। ये याद रखना, ऑथराइज से नहीं डिवाइड कर देना। ये आपकी अर्निंग पर शेयर हो जाती कि एक शेयर की कितनी अर्निंग है। फिर आपके पास दूसरी रेशो आती है प्राइस अर्निंग। प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, अर्निंग का मतलब होता है ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। आप ये देखते हैं कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग का कितने टाइम्स है, ठीक है। आपकी मार्केट प्राइस कितने टाइम्स, आपकी जो अर्निंग आप कर रहे हैं उसके कितने टाइम्स है, कितने गुना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डिविडेंड पर शेयर, आखिरी रेशो। पहले ये मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, डिविडेंड पर शेयर। पर का मतलब हमेशा होता है आपने डिवाइड करना है। पर का मतलब क्या, आपने डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी चीज को, ये डिविडेंड को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, किसके साथ आपने डिवाइड, पर मींस डिवाइड कर दिया शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ, किसको, डिविडेंड पेड को। ये बात याद रखनी है कि यहाँ आपने डिविडेंड पेड लेना है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, ठीक है। कितना डिविडेंड पे किया है, नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर देना, पर शेयर डिविडेंड निकल आएगा। अब ये जो दो रेशोज हैं, डिविडेंड कवर और डिविडेंड यील्ड रेशो, ठीक है, इसमें नॉर्मली जो है वो रिवर्स कर आते हैं स्टूडेंट्स ना, रेशोज मिक्स कर आते हैं। यील्ड जो होता है ना, उसका मतलब होता है बेसिकली कि रिटर्न कितना है, आपका आउटपुट कितना है, रिटर्न या आउटपुट वो आपका कितना है, ठीक है। जब आप ये रेशियो लगाते हैं डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि आपने डिविडेंड पेड प्लस प्रपोज कितना किया, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से कितने परसेंट आपको मिला है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप कहते हैं जी हमें डिविडेंड $2 मिला है और मार्केट में प्राइस है आपके शेयर की $10, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 20% ऑफ मार्केट प्राइस अर्न किया है। कि जो मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू है उसके कितने परसेंट अर्न किया है, 20%। ये आपकी यील्ड है, अर्निंग है। अब इन्वेस्टर ये भी देखता है कि डिविडेंड कवर कितना हो रहा है, डिविडेंड कवर रेशियो। अब इसमें क्या करता है, उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। ये जो डिविडेंड होता है ये कौन से प्रॉफिट्स हैं, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं किसके बाद, डिविडेंड जो है ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करने, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो अवेलेबल हैं, डिवाइडेड बाय आप इसको करेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड के साथ। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया है, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी डिविडेंड पे हुआ है $2 का, ठीक हो गया। आपके पास जो प्रॉफिट्स थे वो पड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल वो पड़े हुए थे $20 के,
यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद $20 पड़े हुए थे, उसमें से सिर्फ आपने क्या दिया है, $2 पेमेंट की है, तो इसका जो रेशो निकली है वो निकलती है 10 टाइम्स। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है ना, जो आपके डिविडेंड कवर करने के लिए, वो 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स है आपके टोटल डिविडेंड का। ये बताता है कवर कितना हो रहा है, कि आपका प्रॉफिट डिविडेंड कितना कवर हो रहा है इससे। अच्छा, अब बस जो हमारे पास गेयरिंग रेट जो है, आपने कहा है कि उसका पर्पस क्या होता है। तो गेयरिंग रेट जो होता है ना, बेसिकली हम गेयरिंग इसलिए निकालते हैं कि कंपनी को हम चेक कर सकें कि उनके बिजनेस कितना रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में। ठीक है, उनके बिजनेस में क्या है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो इस वजह से हम करते हैं गेयरिंग, कैलकुलेट गेयरिंग यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, जैसे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना आगे, इसमें ना हमारे पास उसने कहा हुआ है कि आप क्या करें, आप रेशोज कैलकुलेट करें। अब रेशोज कौन कौन सी गिवन है देखें। अब रेशोज जो गिवन है ना, उसने कहा पहले यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द गेयरिंग रेशो। ठीक है, अब इसमें जब गेयरिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास ना, नंबर वन, गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, हमने अभी पढ़ा गेयरिंग रेशो का फॉर्मूला। गेयरिंग रेशो का फॉर्मूला है डेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। ठीक हो गया। ये दोनों चीजें आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। डेट कौन सा है, डेट में आपने अगर इसको कैपिटल देखें ना, तो आप इसको कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल, फिक्स रेट और फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखें हमारे पास जो दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है, उसने कहा है कि डायरेक्टर्स ऑफ फिनिशिया फिनिशिया लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन आइदर अलजेब्रा पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोनों में से किसी में उसने इन्वेस्ट करना है। कहता द फाइनेंशियल, एक एक में इन्वेस्ट करनी, आइदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर दीज टू कंपनीज इज शोन बिलो। अब उसमें उसने बता दिया है कि आपके पास अलजेब्रा पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या क्या डाटा अवेलेबल है, उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है आपको। इन्वेस्टर्स रेशो अब दोबारा मैं करवाता हूँ, अभी ये कैलकुलेशंस करवाऊंगा, इसमें आपको समझ आ जाएगी अब्बास। ठीक है, अभी वो इसीलिए कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ। आपके पास दो कंपनीज हैं, एक है आपके पास अलजेब्रा और दूसरी है वेक्टर। ठीक है, दो कंपनीज हैं। अब दोनों के लिए आपने जो कैलकुलेशन करनी है, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द गियरिंग रेशियो। अब फिक्स कैपिटल, आप देखें कैपिटल, आपको ये सारा डाटा इस रेशो का मिलेगा आपको कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये नीचे गिवन है, ये अलजेब्रा की है और ये वेक्टर की है। ठीक है, ऊपर इनकम स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा, उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना जो एक डेट है ये वाला, जैसे वेक्टर कम, ये जो अलजेब्रा कंपनी है, डेट 8%। 8% का मतलब है ये फिक्स रिटर्न कैपिटल है आपका, ये आपने इस पे फिक्स कैश वो पेमेंट करनी करनी है। दूसरा नंबर पर इक्विटी में ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इस पे भी फिक्स्ड आपने पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब है कि फिक्स कैपिटल वाले दो अमाउंट्स हो गए, एक 500 हो गई, प्लस दूसरे नंबर पर आपकी होगी 100, टोटल हो गई 600। ठीक है, ये आपके पास आ गया फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेट है, ये दो तो आएंगी आएंगी, हमारे पास 500
प्लस हमारे पास 100 प्रेफरेंसेज, ये तो आने आने, प्लस इक्विटी आ जाएगी। इक्विटी में आप देखें कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए हैं ऑफ $1 ईच, 100 के वो है, और जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं 230 के, वो भी इसमें आ जाएंगे। 100 प्लस 230 ये आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसकी रेशो कैलकुलेट करें, कितनी रेशो आती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये आपने कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फिर आपने ये रेशोज ये कैलकुलेट करनी है, फिर हम इनकी डिस्कशंस कल कर लेंगे और साथ में एमसीक्यूज करेंगे। जो सेकंड रेशो है वो है आपकी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। लेकिन अर्निंग कौन सी लेनी है, जो ऊपर फार्मूला बताया वो फार्मूला देखें कि आपके पास अर्निंग ईपीएस में कौन सी है। आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड है, अर्निंग्स कौन सी हैं आपके, प्रॉफिट्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास कितने बच गए हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा पैसा होता है कंपनी में, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है सबसे पहले, फिर टैक्स माइनस हो जाता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है, तो जो बच जाता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ना जो डाटा है क्वेश्चन में, इसमें देखें कि आपके पास प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड कितने आते हैं। देखें आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया, उसमें फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट आपके पास आ गया 60,000 आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, और टैक्स वगैरह सारा वो इसका इसमें नहीं गिवन, इसका मतलब है कि टैक्स नहीं है। ठीक है, अब इसमें से ये $8 का प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने, 60 में से $8 निकालने तो 52 बच गया, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 30 में से ये $40 निकालने तो $90 बच गया। ठीक है, तो अर्निंग्स आपकी कितनी है, 52 की। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये सारे फिगर्स थाउजेंड्स में है, ये भी थाउजेंड्स में है और ये भी हमारे पास ना थाउजेंड्स में फिगर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स देखें उनकी वैल्यू है $100,000। ठीक है, और एक शेयर है $1 का, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने आ जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय $1, तो 100 शेयर्स आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आप उस पर डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो $0.52 पर शेयर आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी इस कंपनी में जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको जो डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग है ना, वो है $0.52 पर शेयर के हिसाब से। ठीक हो गया। उसके बाद आता है थर्ड है, उसने कहा प्राइस अर्निंग रेशियो देखें। थर्ड, प्राइस अर्निंग रेशियो, P/E मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ना वो आपको शो करती है कि आपकी प्राइस कितनी है और आपकी मार्केट प्राइस कितनी है पर शेयर, और आपकी ईपीएस कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो ये गिवन है, मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर एट 30 जून 2011 इन ईच कंपनी। अलजेब्रा जो है उसमें आप देखें, आप मार्केट प्राइस है वो $2.5 की, $50 की, और अर्निंग है $0.52 की। ठीक है, आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने टाइम्स आपकी
मार्केट वैल्यू ज्यादा है आपकी जो अर्निंग है उससे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर रेशो। अच्छा, डिविडेंड कवर रेशो जो है वो देखें, डिविडेंड कवर क्या है। डिविडेंड कवर जो है वो बताती है कि आपने जो डिविडेंड है वो आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए जो डिविडेंड है वो कितने टाइम्स कवर कर रहा है, जो डिविडेंड पे हो रहा है, जितनी पेमेंट हुई है और वो कितने, और टोटल अवेलेबल जो प्रॉफिट था उसका कितने टाइम्स है। ठीक है, अब जब देखें डिविडेंड जो पेड हुआ है ना, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड है वो कितना है, 20 हुआ है। ठीक है, ऊपर जो गिवन है ना उसमें देखें $20 ऑर्डिनरी डिविडेंड, बाकी तो रिटेन प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब है जो डिविडेंड पेड हुआ है वो $20 है। कितने में से, 52 में से 20,000 आपने पे किया है। 52,000 जो प्रॉफिट अवेलेबल था आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये कितने टाइम्स हुआ, ये डिविडेंड कवर रेशो बताती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिविडेंड पर शेयर कि आपने डिविडेंड पेड कितना किया। डिविडेंड पेड हमारे पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपके पास देखें जो डिविडेंड आपने पे किया है ना, वो डिविडेंड आपने पे किया है 20,000 का। ठीक है, ये ऊपर इनकम स्टेटमेंट में गिवन है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, वो कितना है 20 का पे किया। और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, वो 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स हैं, वो मैंने $100,000 डिवाइडेड बाय 1 किया हुआ है, और वो राउंड ऑफ सारे क्योंकि फिगर हुए हैं इसलिए ये आ जाएगा। तो ये आपका आता है $0.20 पर शेयर, ये आपका डिविडेंड पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड कितना है, डिविडेंड यील्ड आपको बताता है कि आपके पास जो डिविडेंड आपके पास कितना था, डिविडेंड पे कितना हुआ है, और उसके बाद उसकी मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस आप देखें जो मार्केट प्राइस है वो शेयर की है 2.5 टाइम्स, और डिविडेंड पेड है, और सॉरी मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको यील्ड कितनी हुई है ये रिवर्स निकलेगा। आपका जो डिविडेंड यील्ड हुआ है वो आपका है 20, और मार्केट सॉरी डिविडेंड हमने निकाला था, डिविडेंड पर शेयर कितना निकाला था हमने ऊपर डिविडेंड यील्ड में डिविडेंड 20। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया इसको 20 तो हमने खैर टोटल निकाल लिया क्योंकि हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला है 0.20 पर शेयर, और डिवाइडेड बाय क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है इसलिए आप उसको पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, लाइक विद लाइक लेना है, ये भी पर शेयर होगा ऊपर वाला और नीचे वाला भी पर शेयर के हिसाब से होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सारे की कैलकुलेशंस कर लेनी है, कल हम डिस्कशन करेंगे इसके लिए जो जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मैं सोल्यूशन भी आपको उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो हमारे पास जो ग्रुप है इसका गूगल पे। ठीक है, उसमें मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, और आपके साथ ना आपने ये रेशोज भी कर लेनी है कि रिवाइज, तो कल हम इसके ना कैलकुलेशंस करेंगे, जो रेशो की जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास से इतना ही, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ को 5 मिनट पहले क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।